बाय डिडक्टिंग बैड डेट्स। ये आ गई एग्जाम्पल सबके पास आ गई है ना। दिस इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग बैड डेट ऑफ ₹2 लाख। हाउएवर कमिश्नर अलाउड ओनली 1,80,000 एज ए बैड डेट। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2011। ठीक है, वो सिंपल ये बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 6 लाख का, उसके अंदर जो बैड डेट हुआ है वो अकाउंटिंग ने जो बैड डेट लेके आए हैं वो 2 लाख का लेके आए, यानी कि 6 लाख का जो प्रॉफिट आया है वो 2 लाख बैड डेट निकालने के बाद आया है। लेकिन कमिश्नर ने जो अलाउ किया वो कितना किया, 1,80,000 का। तो ये तो वो सिंपल, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें ऐड कर देंगे एक चीज़ और एक चीज़ लेस कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम अकाउंटिंग बैड डेट ऐड कर देंगे और हम इसके अंदर टैक्स बैड डेट लेस कर देंगे। ये सिंपल है, इसके अंदर हमारी कोई भी किसी भी किस्म की वर्किंग इन्वॉल्व नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 6 लाख, और अकाउंटिंग बैड डेट जो था दैट इज 2 लाख, और अलाउ कितना था, 1,80,000। 6 2 8 और उसमें से आप 5,80,000 आ गया, 620 ये आपका आ गया आंसर। ये सिंपल था 2011 का। अच्छा, अब इसमें नीचे ही आए, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इन टैक्स ईयर 2012, कहता पिछली जो साल है वही चल रहा है। ही डिस्क्लोज 7 लाख एज अकाउंटिंग प्रॉफिट विच इंक्लूड्स ₹25,000 फॉर बैड डेट्स रिकवरी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर डेट। यहाँ पे आ गई बैड डेट की रिकवरी। अब रिकवरी भी 2 तरह की है जो मैंने आपको बताया था। एक रिकवरी है जो अकाउंट्स के नज़दीक है, एक रिकवरी है जो टैक्स के नज़दीक है। तो ये पिछला साल 2011 था और अगला जो साल है दैट इज 2012। ठीक है, इसी तरह हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा, इसमें कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे। ठीक है, अब अकाउंटिंग की जो रिकवरी हुई है वो उसने इसके अंदर ऐड की है, तो मैंने टैक्स के प्रॉफिट पे जाने के लिए क्या करनी है, लेस करनी है। तो अकाउंटिंग रिकवरी मैंने लेस कर देनी है, कितनी हुई थी इसे, 25,000 से 25,000। इसका प्रॉफिट किसने लिखा हुआ है, 7 लाख। 7 ऐड क्या करना है, मैंने करना है टैक्स रिकवरी। टैक्स रिकवरी ये वो स्टेप है जिसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, टैक्स की रिकवरी जो भी होगी दैट इज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये देखें 3 ट्रांजैक्शंस की हमने, अकाउंटिंग बैड डेट ऐड किया, टैक्स बैड डेट लेस किया, अकाउंटिंग की रिकवरी लेस की। हमने कुछ नहीं किया, जो फिगर्स लिखी थी वो फिगर उठाई, जहाँ जहाँ प्लेस होनी थी वहाँ पे हमने प्लेस कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्किंग रिक्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिकवरी की ही रिक्वायर है। तो इसकी वर्किंग 1 के अंदर पहले मुझे फॉर्मूला बताया, वो क्या था कि एक्चुअल रिकवरी, जो मेरी एक्चुअल रिकवरी हुई थी इसमें से मैंने लेस करना है एक्चुअल बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स actual bad debts less allowed by tax, that's bad debts allowed by tax, allowed by tax। ठीक है, bad debts allowed by tax, ये जो है इसमें से ये रिकवर हमने लेस कर देना है। एक्चुअल रिकवरी कितनी हुई है, 25,000 की। एक्चुअल बैड डेट्स कितने हुए थे, ये अब आपने हम पीछे चले गए तो उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एक्चुअल में बैड डेट हुए थे 2 लाख के,
इसमें से लेस करने हैं बैड डेट अलाउड बाय कमिश्नर, हो जाएगा पिछले साल में उसने 180 अलाउ किया था लेस, तो ये क्या बन गया मेरा 20, इसमें से लेस कर दें तो 5 की मेरी क्या आ जाएगी रिकवरी आ जाएगी। इट इज पॉजिटिव फिगर, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये मेरी पॉजिटिव फिगर आ गई। अगर ये मेरी नेगेटिव फिगर होती तो ये मैं यहाँ पे लेस करता, ठीक है। तो टैक्स की रिकवरी की बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो इट इज माय गेन, सही है, और अगर नेगेटिव है तो ये मेरा लॉस है। तो लॉस को जो है वो फिर भी मुझे अलाउएबल होगा एज ए डिडक्शन के तौर पे। थोड़ा सा इसे कॉन्सेप्चुअली देखें हुआ क्या है। करना आपने फॉर्मूले के साथ है, ठीक है, इसको याद भी फॉर्मूले के साथ करना है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगी किसी भी सिनेरियो में, हर जगह पे 99% ऑफ द केसेस के अंदर यही फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आए फॉर्मूला लिख के फिगर्स पुट करके इसको करें। वैसे आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हुआ क्या है। एक्चुअली में बैड डेट कितने हुए थे 2 लाख के, टैक्स वाले ने हमें अलाउ कितना किया था 180, कितना अलाउ नहीं किया 20, रिकवरी असूली तौर पे मुझे 20 तक की चाहिए थी, हो कितनी गई 5 से ज्यादा होगी तो वो इनकम में डाल दी, समझ लगी। मुझे तो असूली तौर पे रिकवरी कितनी चाहिए थी 20 की, कितनी हो गई 25 की, तो 5 से एडिशनल हो गई ना, तो टैक्स वाला कहता है भाई वो जो एडिशनल हुई है तुम्हारी इनकम है। अगर रिकवरी मुझे चाहिए थी 20 की, होती 15 की, तो 5 से कम होती तो वो कहता तुम लॉस में बुक। अब समझ लगी, यानी कि अगर कॉन्सेप्चुअली लेके चले तो कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला ऐसा डिवाइस किया कि उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है सारे का सारा। लेकिन वो 20,000 तो उसने अलाउ ही नहीं किया था, उसने हमें नहीं ना अलाउ किया, लेकिन बाद में रिकवरी हो गई। यही तो बात है कि बैड डेट था 2 लाख का, अलाउ था 180 का, तो मेरा तो नुकसान हो गया 20 का, मेरा नुकसान हो गया 20 का, लेकिन रिकवरी हो गई 25 की। तो जितना नुकसान था उससे ज्यादा की रिकवरी हो गई, तो जितना एक्सेस हो गया तो वो टैक्स वाला कहता है भाई इनकम में डालो। लगी समझ? हाँ, कुछ नहीं लग जाएगी इंशाल्लाह, एक बार फिर सोचेंगे तो लग जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मेरे नुकसान के अंदर अंदर रिकवरी होती तो टैक्स वाला कहता ठीक है जितना तुम बैड डेट कह रहे हो मैं उतना मान रहा हूं, लेकिन वो फिर लॉस में चला जाएगा, लेस में चला जाएगा। लेकिन अब जितना तुम बैड डेट कह रहे हो अब तो तुम्हें उससे भी ज्यादा मिल गया है, कुछ मैंने अलाउ कर दिया, कुछ तुम्हें एक्चुअली में मिल गया, तो तुम्हें उससे भी ज्यादा मिल गया, वो फिर डालो भाई अपनी इनकम में, ठीक है। तो इस वजह से तो ये जनरली आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, नहीं तो जहां भी ये फॉर्मूला हर जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा। पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में आके आपने पूछा है इस क्वेश्चन को बैड डेट्स को, तो पहले एक जमाना था तब पूछता भी नहीं था डिस्ट्रीब्यूटर, अब जो है बड़ा रेगुलरली वो पूछता है कि उसे भी पता है कि स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं आता या स्टूडेंट का ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है। सिलेक्टिव स्टडी तो वैसे ही अब उसे पसंद नहीं है। आप लोगों की बुक्स में ना एक क्वेश्चन है असगर के नाम से, वो क्वेश्चन निकाल लें।
पेज नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 10। मार्च 2021 में आई कैप ने टेस्ट किया है। और मजे की बात पता क्या है, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ना इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करवाओ ना, ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़े हुए हैं तो पहला न्यूमेरिकल करना तो करने में आसानी हो। तो मैं रिसेंट अटेम्प्ट से स्टार्ट हुआ तो मुझे 21 में जाके इजी क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है वो इससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इजी। मैं 24 से स्टार्ट हुआ, पीछे आता आता हर पेपर में मैंने देखा कौन सा क्वेश्चन कराना चाहिए क्लास में पहला क्वेश्चन के तौर पे। तो एंड में मैंने डिसाइड किया कि यार चलो ये करा लेते हैं। और इसमें भी एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें अभी मेरे से ऐसी ऐसी डिस्कशन तो नहीं है कि आपने फलाना कहा था, यहाँ पे ये लिखा है। शुक्र है उसके जवाब उन्होंने अंदर दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट है जी 19 नंबर का सवाल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर compute the total income, taxable income and net income tax payable by or refundable to Asghar AC for the tax year 2022। ठीक है, क्वेश्चन जो उससे पूछा गया है वो कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल है। क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी टैक्सेबल इनकम बनानी है, सही है। ये नहीं लिखा हुआ कि जी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। मोहम्मद असगर owns an industrial undertaking under the name and style of Asghar and Company which is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical products. Following information is available for the year ended 31 दिसंबर 2001। टर्नओवर दिया है 3,24,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 217, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, और एंड पे क्या दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये किसका है? अकाउंटिंग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखना है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ये इसके अंदर जो बातें लिखी होंगी वो जो ऊपर डब्बा बनाया हुआ है उसके अंदर दिए गए हुए एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड होगी। मिसाल के तौर पे पहली लाइन पढ़ें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स, यानी कि जो ऊपर वाली CGS है उसमें शामिल है ये चीजें जो नीचे बताने लगा, ठीक है। CGS के अंदर जो नीचे बताने लगा ये चीजें क्या है, शामिल है। रॉ मटेरियल 7.8 मिलियन, 78 लाख का उसने रॉ मटेरियल लिया। नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, खरीदते टाइम इस 78 लाख पे असगर ने कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं किया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस पेमेंट के अगेंस्ट टैक्स विदहेल्ड ना करे वो पेमेंट सारी की सारी क्या हो जाती है, डिसअलाउ। लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि इसमें सारी की सारी को डिसअलाउ नहीं करता। इसके अंदर हमने जो निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था कि टोटल परचेज इसमें से माइनस करते थे हम डिसअलाउड और ये बराबर आ जाएगी अलाउएबल, ठीक है। अब 78 लाख रुपया उसने CGS में डाल दिया, क्या ये उसे अलाउएबल है? क्या ये उसे अलाउएबल है? नहीं ना अलाउएबल, क्योंकि उसके पास टैक्स नहीं काटा। तो टैक्स की नजर में क्या होगा, हम वो निकालेंगे ऐसे, ठीक है। यानी कि इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, वैसे तो सवाल पूरा पढ़ के मुझे आगे जाना चाहिए लेकिन मैं अभी एक एक स्टेप के साथ आगे जा रहा हूं। ये जो मैं अभी जिस तरह, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि सवाल हमने करना कैसे है। फिलहाल जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे चीज़ें आपको बता रहा हूँ सब। अब उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखूंगा ये मेरा बेसिकली फ्रंट पेज नहीं होगा, फ्रंट पेज मेरा ये होगा जो न्यूमेरिकल का एग्जाम में बनाऊंगा, ये मैं वर्किंग्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अप्रोच मैंने ये लेके जानी है क्योंकि क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। ना दिया होता तो मैं रेवेन्यू वाली अप्रोच से चलता, लेकिन दिया हुआ है तो मेरे लिए इजी भी है
और सवाल का तर्ज भी ऐसा है कि डाटा ऐसे अवेलेबल है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ चीज़ें लेस करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की नज़र में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके ऊपर। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट तो उसने दे दिया 2468 रुपीज़ इन मिलियन लिखा है, थाउजेंड लिखा है, थाउजेंड्स, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, ठीक है, 2468 लिख दिया। पहली एंट्री मैंने पढ़ी। अब इस पहली एंट्री के अंदर टोटल परचेज थी इतनी डिसअलाउड। डिसअलाउड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल परचेज, ठीक है, और 20% ऑफ टोटल परचेज और एक्चुअल परचेज जिसपे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। ये था लोअर ऑफ एक्चुअल परचेज ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड, या फिर 20% ऑफ टोटल परचेज। यहां पे मजेदार बात क्या है, यहां पे मजेदार बात क्या है कि जो 78 लाख है वो सारे का सारा वो है जिसपे टैक्स नहीं काटा। नॉर्मली क्वेश्चन में दो फिगर्स दी होती हैं, एक वो फिगर जो टोटल खरीदारी कितनी है और एक वो फिगर जिसपे टैक्स नहीं काटा होता। लेकिन यहां पे उसने क्या कहा कि सारे का सारा ऐसा जिसपे टैक्स नहीं काटा। तो फॉर्मूला में जरा पुट करें, एक्चुअल परचेज ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड कितनी आ गई, 7800। 20% ऑफ टोटल परचेज, ऑब्वियसली 7800 का ही 20%, क्योंकि टोटल परचेज भी वही दी हुई है ना। तो कितना बना 7800 का 20%, 1560। तो मुझे जो डिसअलाउड है दैट इज 1560 जो है वो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं ऐड के ऊपर जाके 7860 उसने डाला हुआ है, वो सारे के सारा मुझे अलाउ नहीं है, तो इसमें से कुछ पोर्शन मुझे डिसअलाउ हो जाएगा और वो कितना है 1560। तो ये मैं ऐड बैक कर दूंगा परचेज, रॉ मटेरियल परचेज 1560 वर्किंग वन। लगी समझ? मैंने उसकी फिगर उठाई और जितना डिसअलाउ था वो मैंने उसमें ऐड बैक कर दिया, तो ये मेरी वर्किंग वन हो गई। नॉर्मली ये इतनी लंबी करने की बजाय अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो लोअर ऑफ वैसे भी आप बना सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। आगे चलें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 21 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री 18 लाख। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स वाला मानता है? नहीं मानता, चुप करके उठानी है और क्या कर देनी है, एड बैक 2100 है, 2100। काउंटिंग डेप्रिसिएशन जैसे भी आया उसे यहां से उठाना है और एड बैक कर, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे उठाए एड बैक करते हैं। प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री, टैक्स वाले की नजर में प्रोविजन कुछ रीवैल्यूएशन की कोई नजर है? याद हो अगर नोशनल प्रॉफिट मानता है, प्रोविजन रीवैल्यूएशन को मानता है टैक्स वाला? अनरियलाइज गेन को मानता है? अनरियलाइज गेन को नहीं ना मानता। नोशनल प्रॉफिट कोई नहीं मानता। इसी तरह वो प्रोविजन को भी नहीं मानता, वो एक्चुअल बैड डेट को मानता है और एक्चुअल स्लो डाउन ऑफ इन्वेंट्री को मानता है, प्रोविजन को नहीं मानता। टैक्स की नजर में प्रोविजन की कोई वैल्यू नहीं है, है? ये मैं आपको, ये IAS 37 पढ़ा नहीं अभी तक? नहीं पढ़ा अभी तक है? FR2 में? अच्छा चले, ये मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल फिलहाल प्रोविजन जो होता है ये वो टैक्स नहीं मानता है। कितनी अमाउंट है? प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ा है?
प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ी है, वो क्या होती है? नहीं, बैड डेट पढ़ लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट का नहीं पता। प्रोविजन फॉर बैड डेट और बैड डेट में क्या फर्क है? खैर जाए, उससे तो पूछ रहे थे जिससे सवाल किया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट और बैड डेट में क्या फर्क है? एक्सपेक्टेड के सेंस में जा रहा है, तो ये भी प्रोविजन एक्सपेक्टेड से। प्रोविजन जहां पे भी वर्ड यूज होगा दैट इज एक्सपेक्टेड। सही है? तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये वो चीजें हैं जो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते हैं ना, ठीक है। तो एक तो हो जाता है ना कि वो अपने इन्वेंट्री की भी प्रोविजन इस तरह से बुक होती हैं, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू में कमी आ सकती है। स्लो मूविंग ओल्ड एज स्टॉक पड़ा है, यानी इन्होंने प्रोविजन बुक कर ली, 4 साल हो गए बिक नहीं रहा, ये नहीं बिकेगा। समझ लगी? स्लो मूविंग स्टॉक है, 4-5 साल हो गए बिक ही नहीं रहा, तो ये नहीं बिकना ही नहीं है, प्रोविजन बुक करके बुक्स में डाल दिया। तो स्लो मूविंग स्टॉक उसे कहते हैं। अच्छा जी, प्रोविजंस को वो नहीं मानता, ठीक है। खत्म कर दी बात। आगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड। अब ये कौन से एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है? ये जो ऊपर डब्बे में दिए हुए हैं 88980, वो कहता है इसमें शामिल है क्या क्या शामिल है? 6,76,500 पे किया है लोकल होटल को फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज। एम्प्लॉइज और उनकी फैमिलीज के लिए ईद मिलन पार्टी अरेंज की जिसपे इतना खर्चा आया। क्या ये एक्सपेंस अलाउेबल है कि डिसअलाउड है? डिसअलाउ है। कौन कौन कहता है अलाउ है? ये जी अलाउेबल एक्सपेंस है। हाँ जी, ईद मिलन पार्टी। मेरी बात सुने ना, जो अलाउेबल एक्सपेंस है लिखना जरूर है, वैल्यू कुछ नहीं डालनी, ठीक है। लिखना जरूर है, वैल्यू कुछ नहीं डालनी, क्योंकि आपने उसे बताना है नोट में या नीचे लिख के कि इसको मैंने अलाउ किया तो मैंने क्यों किया, ठीक है। इसको मैंने अगर अलाउ किया है तो मैंने क्यों किया। तो ईद मिलन एम्प्लॉइज की, देखिए एम्प्लॉइज के एक्सपेंसेस के ऊपर वो कहता है कि ये खर्चा एम्प्लॉइज को आपस में नोरिश करने के लिए किया गया है, इस वजह से ये अलाउेबल एक्सपेंस है। इसकी क्लैरिटी इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ उसने कहाँ दी है। ठहरे, इसी बुक के अंदर उसने इसकी क्लैरिटी भी दी है। पेज नंबर 261 पे आए जरा। पेज नंबर 261 की पहली लाइन देखें, पढ़े जरा। द एक्सपेंडिचर, उधर ही जा रहा हूं। 261 की पहली लाइन पढ़े जरा। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड on arranging Eid Milan party is in the nature of an amenity provided to the employees. This helps the firm to maintain cordial and friendly relationship with its employees, which is necessary for their motivation and increasing their productivity. Therefore, the expenditure on Eid Milan party should be considered to be, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने इसको अलाउ किया है, और ये ICAP ने अपने कमेंट्स में भी लिखा है कि स्टूडेंट्स ने इसको डिसअलाउ कर दिया था, हालांकि ये अलाउेबल एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये आपके वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के अंदर ही कहीं पे फॉल करेगा। आगे चलते हैं। 12,35,000 पेड एज पेनल्टी टू अ कस्टमर। बेसिकली ये मैं वही कह रहा था ना कि इसके अंदर एक दो इस तरह के पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन चलेगी और लंबी भी चल सकती है। वो बेसिकली आपका बिजनेस से रिलेटेड खर्चे की बात करता है, ठीक है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉयज।
वो कहता है कि बिजनेस का खर्चा बिजनेस प्रेमिसेस में हुआ हो, बिजनेस की एंटरटेनमेंट के लिए, कस्टमर्स को खाना खुना खिला दिया, फॉरेन कस्टमर्स को खिला दिया, वेंडर्स को बुला के खिला दिया, वो उस खर्चे की बात करता है। ये बेसिकली उससे निकल के एक एक्सपेंस है जिसको वो अलाउ कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि इसमें एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, ये वन ऑफ एक्सपेंस ही इस तरह से उसने पूछा हुआ है, तो इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी है ये इस तरह से, लेकिन उसकी जो वजाहत दी है वो यही दी है कि क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर हुआ है और ये उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी नॉरिशमेंट को बढ़ाएगा, तो इस वजह से इसको हम अलाउ कर रहे हैं, एम्प्लॉय के ऊपर करने वाला खर्चे को अलाउ कर रहे हैं। वो लिमिट्स है, एंटरटेनमेंट की लिमिट्स में आएगा। हाँ, वो उनके लिए है। हाँ, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, उसके अंदर वो भी लिखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको करते वक्त उसने इसकी एक्सप्लेनेशन यही दी है कि इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, इसको आप वो जो एंटरटेनमेंट की लिमिट्स पड़ी हैं उसके साथ लिंक नहीं करेंगे, उससे सेपरेट चीज़ है। वो 4-5 पॉइंट सेपरेट है, ये वाला पॉइंट सेपरेट है। एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट के लिए जो खर्चा किया जाता है दैट इज़ एन अलाउएबल एक्सपेंस। आप इस तरह से समझ लें, आप एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट के लिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अगर कोई किया है तो दैट इज़ एन अलाउएबल एक्सपेंस। ये पॉइंट उस एंटरटेनमेंट की लिमिट्स वाले पॉइंट से सेपरेट है। ये इनको मिक्स नहीं करना कि बिजनेस प्रेमिसेस में होना ज़रूरी है, ये उधर होना ज़रूरी है, इसको उससे लिंक नहीं करें। वो टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है। अच्छा, आगे चले। 12,35,000 पे किया एज ए पेनल्टी टू अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर डैमेजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट for the supply of a batch of vaccines. Laboratory test and in-house investigation revealed that the level of impurities in the vaccines exceeded the acceptable level as agreed in the contract. उसने कुछ वैक्सीन सप्लाई की, वो टेस्ट किया तो वो ठीक नहीं निकली, जिसकी वजह से उसने एक पेनल्टी पे की अपने कस्टमर को 12,35,000 की। तो क्या ये पेनल्टी अलाउएबल है कि डिसअलाउड है? अलाउएबल है। तो ये ऑलरेडी उसने ऐड की हुई है, ऐसे ही लिखा है ना कि ऊपर एडमिन में ऐड है, तो हमने यहाँ पे ये लिखना है कि पेनल्टी टू कस्टमर, ये ऑलरेडी ऐड है, तो ये यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड, अलाउएबल एक्सपेंस है और ऑलरेडी ऐड। आगे चले। मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड अ रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख। द रिवॉर्ड वाज पेड इन कैश to one of the salesmen for exceeding his sales target। 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड कैश में दे दिया, तो कैश में दिया गया एक्सपेंस अलाउएबल है, नॉट अलाउएबल है? नॉट अलाउएबल किस सेंस में हो गया? एक तो ये वो 2.5 लाख के खर्चे से भी बढ़ गया ना, और इकट्ठा 5 लाख का दे दिया, तो इस वजह से। और ये कहाँ उसने मार्केटिंग एक्सपेंस में जो है उसने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूँ, लेस किया हुआ है ऐड बैक कर दूंगा। मार्केटिंग एक्सपेंस 5 लाख, ये वो 2.5 लाख वाले एक्सपेंस की लिमिट से भी बढ़ गया और ऊपर से 25,000 से ज़्यादा का था तो कैश में भी दे दिया, तो इस वजह से ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। लग रही है समझ? अच्छा, 23 लाख पेड एज ए डोनेशन टू अ हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या करूं मैं इसका? लोकल गवर्नमेंट ने 23 लाख, तो लोकल गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, उसको उसने 23 लाख रुपया डोनेशन दिया, और डोनेशन कहां पे ऐड कर दिया? एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव। तो क्या करूं इसका? इसको ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि डोनेशन पे क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट। तो इसने खर्चे में से लेस कर दिया, इसने उसको एडमिन खर्चे में बुक कर लिया। टैक्स की नजर में तो ये खर्चा है ही नहीं, इसमें क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो यहां पे मैं इसे क्या कर दूंगा? ऐड बैक। तो अब ये